सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम। मैं रजत सर आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद रजत सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का एक बार जोरदार स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग अपने हालचाल बताइए। ठीक है आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। वैसे तो पढ़ाई पूछनी ही नहीं चाहिए क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं, तो आप अपनी मौज मस्ती में यूट्यूब की रील्स वगैरह में बिजी होंगे, इंस्टाग्राम वगैरह में बिजी होंगे। कहाँ टाइम है? आओ, बिजनेस भी आप लोगों के चल रहे हैं बड़े बड़े, है ना? तो कहाँ आपके पास टाइम है? फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, आप लोगों की पढ़ाई चल रही है छुट्टियों में, थोड़ी बहुत चल रही है, भले ही कछुए की चाल से चल रही है, चलनी जरूरी है आपकी। आप उसे जरूर चलाते रहे, भले ही खरगोश की चाल ना चल के कछुए की चाल में चलें, लेकिन अपनी पढ़ाई को थोड़ा 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 जरूर चलाते रहे छुट्टियों में। यह है जो छुट्टियों में जो बच्चा मेहनत करेगा वो ही बच्चा आगे दिखाई देगा। आप भले ही नहीं खरगोश की तरह भागे, लेकिन आप कछुए की तरह धीरे धीरे चलते तब भी रहें, तो आपके पास भी एक चांस होगा आगे कि आप रेस में जीत सकते हैं दौड़ के, जैसे कछुआ जीता था। खरगोश मत बनो आप, अभी आप कछुए की चाल से चलो, लेकिन चलो जरूर, रुकने से कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है? कछुए की चाल चलना स्टार्ट करते हैं आप सभी लोग। जो नहीं चल पा रहे अभी तक वो भी स्टार्ट कर दें। जिन्होंने अभी चलना ही स्टार्ट नहीं किया वो भी यहां से चलना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप जब चलना नहीं स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। आप दौड़ नहीं सकते, आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो। तो यहाँ पे आपको करना क्या? आपको कुछ नहीं करना है, बस धीरे 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 कछुए की चाल से आप चलते जाइए। कुछ नहीं, ज्यादा कोई बड़ा बात नहीं है। आपको केवल प्रॉपर वीडियो देखनी है पूरे फोकस के साथ, टाइम पास के लिए नहीं। आपको पूरा फोकस रखना है जब वीडियो आप देख रहे हैं। वीडियो को पूरे फोकस के साथ देखो, फिर उसके बाद नोट्स बना लो, और एक बार मॉर्निंग में, एक बार इवनिंग में। मॉर्निंग में आप रिवीजन अपना कर लें, इवनिंग में जब आप क्लास लेने आए, क्लास जब आपके पास मोबाइल हो, आप जब वीडियो को देखें उससे पहले एक बार नोटबुक उठाएं और रिवीजन कर लें। बस आपको इतना ही काम करना है। और दूसरी बात, यदि आपको लग रहा है कि सर हमें कंटेंट बहुत अच्छा दे रहे हैं, अगर आपको लग रहा है, वाकई में लग रहा है, मैं कह नहीं रहा, आपको अगर लग रहा, आपने फील किया है, महसूस किया, अभी 5-6 लेक्चर जो हो चुके हैं, आपके 7 लेक्चर हो चुके हैं इससे पहले, तो आपको लग रहा है कि हाँ वाकई में 7 जो लेक्चर हो चुके हैं उसमें सर ने बहुत मेहनत करी है, सर के कंटेंट में भी दम है, तो आपको अगर अच्छा लगा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ वाकई में 7 लेक्चर देखने के बाद हमें फील होने लगा कि हाँ हमने साइंस पढ़ी है, हमने साइंस को थोड़ा समझा है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हर एक उस बच्चे के पास हम पहुंच पाए, हमारी इस वीडियो तक पहुंचाएं, जिससे कि हर एक बच्चे को साइंस पढ़ने में मदद मिले। उसकी साइंस अच्छी होगी, आपकी तो साइंस अच्छी होगी, साथ में उन बच्चों की भी साइंस अच्छी होगी जो किसी ना किसी कारणवश वंचित रह रहे हैं साइंस पढ़ने से। साइंस को आसान बनाने आ गए हैं हम आपके बीच। आपका काम क्या है? ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। शेयर आप तभी करें जब आपको खुद लगने लगे कि हाँ सच में सर का कंटेंट एकदम लाजवाब है, एकदम मस्त है, तभी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें। उससे क्या होगा? उससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप एक कमेंट करते हैं, एक लाइक करते हैं, तो उससे हमें मोटिवेट मिलता है। हम मोटिवेट होते हैं कि हाँ वाकई में बच्चों को कंटेंट अच्छा लग रहा है, बच्चे पसंद कर रहे हैं इस चीज को, इसे और अच्छे से देना चाहिए और अच्छे से डिलीवर करना चाहिए। आपसे मैं ये भी कह रहा, अगर कहीं कमी आपको लग रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ग्रुप पर जाकर बताएं जरूर। अच्छा कंटेंट लग रहा है तो अच्छे के बारे में बताएं, बुरा भी लग रहा है तो आप बताएं जरूर। आप ये ना सोचें कि सामने सर खड़े हैं, सर को अगर बता देंगे कि सर की ये कमी है तो सर को बुरा लगेगा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं एक वो इंसान हूं जहां हर वक्त सुधार दिखता हूं। मैं, मेरे को सुधार करने की बहुत वो है, कहीं गलती है सुधार लो अपने आप को। तो आपका काम क्या है? आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप उसे डिस्क्राइब करें कमेंट बॉक्स में। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करा करें, शेयर करें, कमेंट करें कि सर हाँ वाकई में आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, लाजवाब है सर। समझ में आ रहा है? बार बार नहीं कहता हूँ, मैं रोज नहीं बोलता। अभी तक आपने 7 लेक्चर देख चुके हैं, इससे पहले मैंने किसी लेक्चर में नहीं बोला। अब मैंने आज इसलिए बोला क्योंकि अभी तक आपके 6 से 7 लेक्चर हो चुके हैं। 6 से 7 लेक्चर में आपको अनुभव हो गया होगा, हाँ सर का कंटेंट में दम है, सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और हमें बहुत आसान तरीके से समझ में आ रही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? सर के लिए इतना कर सकते हैं और दूसरे बच्चों के लिए इतना कर सकते हैं। केवल हमें क्या करना है? एक केवल शेयर बटन ही तो दबाना है।
शेयर ही तो करना है वीडियो को, अपने फ्रेंड सर्कल में फैला देना है, अपने हर एक फ्रेंड के पास ये वीडियो को सेंड कर देना है, जिससे कि उनका भी फायदा हो पाए। उनसे बोलो आगे शेयर करें, तो हर एक बच्चे तक, क्योंकि यहाँ पे कोई फीस तो लग नहीं रही है, तो सब पढ़ सकते हैं, सबका फायदा होना चाहिए। इतनी आसान भाषा में इतने अच्छे से समझा रहे हैं, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? आप आगे शेयर करें इसे, सर की मेहनत साथ में आपकी मेहनत, समझ में आ रहा है? शेयर करेंगे सभी लोग, शेयर करें और अपना भी ध्यान रखें। अपना ध्यान क्या रखना है? आपको वीडियो को बिल्कुल फोकस के साथ देखना है, पूरे फोकस के साथ आप वीडियो को देखेंगे, साथ ही साथ आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे, डेली की डेली नोट डाउन करते हुए चलें। रिवीजन 2 टाइम बहुत जरूरी है, मॉर्निंग इवनिंग 2 टाइम अगर आपने रिवीजन कर लिया, आपको चीजें याद नहीं करनी पड़ेंगी। और दूसरी बात, मैं खुद ध्यान रख रहा हूं कि आपको क्लास के साथ ही साथ आपको याद करा दें, आपको अलग से नोटबुक लेके ना बैठना पड़े। बस आपको नोटबुक लेना इसलिए क्योंकि आप रिवीजन कर पाए मॉर्निंग और इवनिंग में, आप रिवीजन कर लेंगे, वो परमानेंट हो जाएगा। क्योंकि मैं जब समझा रहा हूं ना, तो इतने आसान तरीके से समझा रहा हूं, हंसी मजाक में लेके समझा रहा हूं, जिससे कि आपको दिल और दिमाग में आपको उतर जाए। समझ में आ गया? आज की क्लास को स्टार्ट कर लें, आज की क्लास को स्टार्ट कर लें। दोबारा नहीं बोलूंगा मैं शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपको लग रहा है कि वाकई में सर मेहनत कर रहे हैं, सर का कंटेंट में दम है, तो आप जरूर इस चीज को ध्यान रखें कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है वीडियो को और कमेंट करना है। मैं रोज तो नहीं बोलता आपसे। आज हम लोग क्या लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम लोग लास्ट 2 लेक्चर से वो देख रहे थे, क्या प्रैक्टिकल देख रहे थे। लास्ट के 2 लेक्चर में हम लोगों ने प्रैक्टिकल किए थे, 3 प्रैक्टिकल हम लोग अभी तक कर चुके हैं। पहला प्रैक्टिकल में हम लोगों ने क्या किया था, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया था, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया था। आपके सामने प्रैक्टिकल हुआ था, आपने एंजॉय भी किया, चीजों को सीखा भी, समझा भी। सेकंड प्रैक्टिकल में हमने क्या किया था, लेड नाइट्रेट लिया था, एक परख नली में, एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया था, लेड नाइट्रेट लिया था। लेड नाइट्रेट लिया था, दूसरे में क्या लिया था, पोटेशियम आयोडाइड लिया था, पोटेशियम आयोडाइड लिया था। दोनों कौन से थे, सफेद कलर के थे, दोनों सफेद थे। जब हमने उन्हें मिलाया और सेक किया, उन्हें हिलाया, धीरे धीरे अभिक्रिया स्टार्ट हो गई और देखते ही देखते वो सफेद दोनों कलर मिक्स हो गए। कब पीले में कन्वर्ट हो गए पता ही नहीं चला, रिएक्शन हो गई थी, कलर चेंज हो गया था। हमने देखा तो उसमें अवक्षेप मिला था, लेड आयोडाइड के रूप में, लेड आयोडाइड के रूप में अवक्षेप मिला था, जो नीचे बैठ गया था, परख नली में जो नीचे बैठ गया था, और बाकी पूरे विलयन का रंग पीला हो गया था। हमने देखा था 7वां में क्या मिला था, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट मिला था। ये सेकंड प्रैक्टिकल में देखा था। तीसरा प्रैक्टिकल में हमने क्या देखा, तीसरे प्रैक्टिकल में हम लोगों ने क्या सीखा, तीसरे प्रैक्टिकल में हम लोगों ने जिंक की दानेदार, जो जिंक के जो टुकड़े लिए थे हमने, जिंक के टुकड़े को एक परख नली में डाला था, जिंक के टुकड़ों को परख नली में डाला और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 डाला। जैसे ही डाला तो देखा, हिलाया, और हिलाने के बाद नीचे देख रहे हैं कि उसमें हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन रहे थे, बुलबुले बन रहे थे। मतलब वो बुलबुले बन रहे थे, तो हमने पहचान लिया कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है। हाइड्रोजन गैस अगर हम उसे ऊपर से बंद कर लेते तो हाइड्रोजन गैस भरती रहती, अंगूठा हटा देते अपने, तो फट सीना बाहर निकल जाती। इसी की जगह हमने एक और डाला था, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जगह पे हमने दूसरा और क्या बताया था आपको डालने के लिए, दोनों एसिड थे, तो दूसरा क्या बताया था, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी आप डाल सकते हो। आपके पास सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालो, लेकिन डालना दोनों को तनु में ही है, दोनों तनु ही होने चाहिए। समझ में आया था? इससे क्या होता, हाइड्रोजन गैस बन रही थी, हमने ये देखा था। तो इन प्रैक्टिकल से हमने ये देखा कि हाँ वाकई में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी, पहले वाले में स्टेट चेंज हो रही थी। ठीक है, हमने ऐसे तीनों प्रैक्टिकल किए, आपने एंजॉय किया होगा, समझा भी होगा प्रैक्टिकल को, अच्छा भी लगा होगा आपको। इतनी मेहनत और कौन करेगा? तो आपका काम बनता है ना, आप छोटी सी एक मेहनत जरूर करें, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जरूर करें। मेरे लिए नहीं, मेरे को कौन से इससे पैसा मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको बस छोटी सी मेहनत, एक शेयर, लाइक और कमेंट। समझ में आ गया? आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे कोई प्रैक्टिकल नहीं है, 3 प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अब आगे कोई प्रैक्टिकल आएगा तब कराएंगे। अब हमारा कंटेंट आ गया पढ़ने वाला, तो नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट कर लेते हैं हमारी इसी चैप्टर की। नेक्स्ट हेडिंग आपकी स्क्रीन के सामने ये रही, क्या है हमारी, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, आप में से काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो चैप्टर का नाम ही भूल गए होंगे, थोड़ा कंटेंट आगे क्या बढ़ा, चैप्टर का पीछे नाम भूल गए होंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चैप्टर का नाम क्या था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ के आ चुके हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये सब पढ़ा हमने। अब रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं वो जानेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी सामने क्या लिखी हुई थी, यही रासायनिक समीकरण।
यानी कि हम लोग इस हेडिंग में जानेंगे रासायनिक समीकरण होती क्या है, रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, पढ़ लेते हैं, समझा देते हैं आपको। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों को प्रतीकों एवं सूत्रों की सहायता से, प्रतीकों एवं सूत्रों की सहायता से निरूपित का मतलब होता है दिखाना, दर्शाना, निरूपित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब हमने क्या पढ़ा, हमने डेफिनेशन में ये, अब आप समझोगे कि बिल्कुल अच्छे से समझाने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पाद। आपको पता भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़ के आ चुके हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जब हुई थी तो एक तरफ अभिकारक थे, एक तरफ उत्पाद थे, इतना आपको अच्छे से पता है। अभिकारक थे, उत्पाद थे। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पाद, इन दोनों को, अभिकारक को और उत्पाद को प्रतीक और सूत्र में निरूपित करना या दर्शाना ही कौन सी रासायनिक समीकरण कहलाएगा। नहीं समझे सर, अभी नहीं समझे, जड़ बुद्धि है भैया, ऐसे नहीं समझेंगे सर, और अच्छे से समझाओ तभी समझेंगे हम तो। हाँ तो कहाँ, अभी हम भी यही हैं, वीडियो तो खत्म नहीं हो गई, आप देख रहे हैं ना, अभी हम समझा ही रहे, खत्म नहीं कर दिया ना समझाना। जब खत्म कर दे समझाना तब आप कहोगे कि हाँ सर, तब ना समझ में आए तब आप कहना कि सर अभी नहीं आया, एक बार और हो जाए। हम आपको ऐसा कहने का मौका ही नहीं देंगे। क्या समझ रखा है आपने, मैं आपको सामने देख रखा है कि आप खाली बर्तन है, जड़ बुद्धि है, पढ़ने वाले, हम जबरदस्ती पढ़ाएंगे आपको। देखो करना क्या है आपको, समझो इधर। हमसे ये कह रहा रासायनिक अभिक्रिया में, अभी अभिकारक और उत्पाद तो पता ही है ना, इतना तो पता ही है ना, अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं, पढ़ के आ चुके हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों को प्रतीकों एवं सूत्रों की सहायता से निरूपित करना, दर्शाना, ये सब क्या है, निरूपित करना, दर्शाना। निरूपित का मतलब होता है दर्शाना, या निरूपित करना मतलब दिखाना। प्रतीकों एवं सूत्रों की सहायता से दिखाने की विधि को रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। अब देखो क्या करना है, हमसे क्या कह रहा था, जो हमारी अभिक्रिया में जो अभिकारक और उत्पाद हैं, उसे अगर हम लोग प्रतीक में लिख दें, उसी को प्रतीक में लिख दें या सूत्र में लिख दें, प्रतीक में लिख दें या सूत्र में लिख दें, यही विधि हमारी क्या है, रासायनिक समीकरण कहलाएगी। अभी और नहीं समझे, और समझा रहे, सुनो सामने देखो ना, फोकस रखो बस यहाँ। ये हमने एक रिएक्शन लिख ली मैंने सामने, क्या, मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। कब बनेगा, जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये बात समझ भाई। अब आप हमें ये बताओ, इसमें अभिकारक क्या है, अभिकारक वो होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो यहाँ कौन भाग रहा है, ये तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं भाई, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये तो भाग ले रहे हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, अभिकारक। तो मैंने यहाँ अभिकारक ले लिया। यहां तक कोई समस्या है, नहीं है ना। आजा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस अभिक्रिया में, तो ये सर हो गए अभिकारक। इन दोनों की अभिक्रिया होने के बाद जो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो हमारा क्या हो गया, उत्पाद। अब आप हमें ये बताओ, ये अभी हमने हिंदी में लिख दिए, मैग्नीशियम था हिंदी में लिख दिया, ऑक्सीजन है हिंदी में लिख दिया, पूरा शब्द जो था पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड को पूरा शब्द में, हिंदी शब्द में लिख दिया। अब आप बताओ, आपको ये पता चल गया ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, ये उत्पाद है। इस अभिकारक को, इन दोनों अभिकारक को अगर हम इन्हें सूत्र में लिख दें, सूत्र में या प्रतीक में लिख दें, जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg,
मैग्नीशियम का प्रतीक होता है। मैग्नीशियम को किससे दिखाते हैं? Mg से। मैग्नीशियम को किससे दिखाते हैं? Mg से। तो मैग्नीशियम का प्रतीक लिख दिया Mg, ऑक्सीजन का प्रतीक लिख दिया O2। मैग्नीशियम का Mg लिख दिया, ऑक्सीजन का O2 लिख दिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र MgO होता है। देखो प्रतीक और सूत्र क्या होते हैं सर, हम यहां फंस रहे हैं सर। समझ में आ गया जो आप समझा रहे हो? आपकी मेहनत रंग लाई सर, आपने जो अभी समझाया वो हम समझ गए। क्या समझे? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक हैं, उत्पाद हैं, उन्हें प्रतीक एवं सूत्र में लिख देना ही रासायनिक समीकरण है। समझ में आ गया सर? यहां तक तो समझ में आ गया था कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे अभिकारक और उत्पाद, उन्हें अगर हमने प्रतीक या सूत्र में लिख दिया, इसी विधि को क्या कहते हैं? सूत्र, प्रतीक या सूत्र में लिखने की विधि को ही क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। सर ये बात तो समझ में आ गई। अभिकारक और उत्पाद को, जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद हैं, उन्हें प्रतीक एवं सूत्रों में लिखना ही, प्रतीक एवं सूत्रों में लिखना ही रासायनिक समीकरण है। ये बात तो आ गई है सर। लेकिन आप हमें ये और बता दो सर, ये प्रतीक और सूत्र क्या होते हैं? ये हमें नहीं पता, जिस कारण मेरी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। अगर आप थोड़ा सा यहां धक्का लगा दो मेरी गाड़ी में तो हम पार कर जाएंगे। तो आपको बताएं प्रतीक और सूत्र क्या होते हैं। सुनो इधर, जैसे मैग्नीशियम मैंने बोला, मैंने क्या बोला? देखो ये सारी चीजें 9th क्लास में पढ़ाई जा चुकी हैं ऑलरेडी। 9th क्लास में ये सब डिस्कस किया जा सकता है, डिस्कस हो चुका है। आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आप चाहें तो 9th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहां भी सिलेबस चल रहा है। लेकिन आपको कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे भी हेल्प करता हुआ चलूंगा। मैग्नीशियम को बोला, जैसे मैंने पहले क्या होता था, साइंटिस्ट लोगों ने जब शुरुआत में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, शुरुआत के जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने देखा मैग्नीशियम को बार बार लिख रहे हैं, मैग्नीशियम बार बार जरूरत पड़ रहा। भाई लैब है, लैब में बार बार मैग्नीशियम का यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन का कर रहे हैं, हाइड्रोजन का कर, हर एक का उसका यौगिक का, हर एक एलिमेंट का बार बार यूज हो रहा। अब वही बार बार यूज हो रहा, तो जो भी प्रैक्टिकल वहां करते हैं लैब के अंदर, तो उन्हें लिखना पड़ता था। कहानी सुनना ध्यान से, कहानी सुनो। पहले क्या है, प्रतीक और सूत्र बता रहे, प्रतीक और सूत्र है क्या, पहले आप कहानी सुनो। पहले के जमाने में क्या होता है, जो पहले के साइंटिस्ट लोग थे, जो पहले के जो साइंटिस्ट लोग थे, वो क्या करते थे, लैब के अंदर जो भी होता था, लैब के अंदर जो भी प्रैक्टिकल होता था उसे लिखते थे। मान लो यही प्रैक्टिकल हुआ कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। उन्होंने यही मान लो प्रैक्टिकल किया कि मैग्नीशियम को उठाया, ऑक्सीजन के साथ मिलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। समझ में आ गई? एक और फिर रिएक्शन करी, एक और रिएक्शन करी, तो ऐसे वो रिएक्शन कराते रहे। और बार बार उन्होंने देखा कि यार बार बार मैग्नीशियम का यूज कर रहे हैं, तो इतना बड़ा शब्द क्यों लिख रहे हैं हम बार बार, मैग्नीशियम को क्यों लिख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा, ऑक्सीजन को क्यों लिख रहे हैं इतना बड़ा बड़ा। आप भी दोनों एक ही चीज को 2-3 बार लिखा दें, रो जाते हो, रो जाते हो, तुरंत बिंदी लगाने लगते हो, डेड डेड डेस्क, मतलब इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, ऐसे करने लगते हो। आप भी कॉमा कॉमा लगा के लिख देते हो। ऐसे साइंटिस्ट लोग परेशान हो गए, बोले मैग्नीशियम जब शब्द इतना बड़ा है तो इसकी जगह पर हम कुछ छोटा नहीं लिख सकते हैं, बार बार लिखना पड़ रहा है। 15 बार लिखे, उतने में ही नाक निकले आती थी। और बड़े परेशान हो गए, सभी वैज्ञानिक परेशान हो गए, यार हर एक चीज, चलो ये तो लिख दिया, ये लिख दिया। उन्होंने कहा इसका कोई एक सॉल्यूशन है, सब्स्टिट्यूट है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं दूसरा। उन्होंने बताया एक काम कर सकते हैं, हम लोग क्या करें, इनके प्रतीक बना लें, इनके प्रतीक बना लें, प्रतीक बना ले, सूत्र बना ले, उसे हम लोग लिखा करेंगे। शब्द नहीं लिखेंगे, हिंदी वाला शब्द नहीं लिखेंगे। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो प्रतीक हमने बनाया Mg लिख देंगे। तो Mg का मतलब भी क्या हो गया, मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम को इतना बड़ा लिखो चाहे Mg लिख दो, कौन सा आसान है आपके लिए, कौन सा आसान है भाई। आप हिंदी का बड़ा इतना लिखेंगे, मा ना ना, मैग्नीशियम पूरा लिखेंगे, उससे बढ़िया आप Mg लिखेंगे ना। आपको पता है Mg का भी मतलब मैग्नीशियम हो, हिंदी में जो लिख रहे हैं मैग्नीशियम वो तो मैग्नीशियम है ही। आप क्या हो जाएंगे, कंटाल जाएंगे जब आपको 4-5 बार बड़े मैग्नीशियम लिखना पड़ जाए। तो आप क्या करोगे, सीधे डायरेक्ट कहोगे अरे कोई बात नहीं Mg लिख दे, Mg का मतलब भी तो मैग्नीशियम है। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, जितने भी हमारे एलिमेंट थे, इन सभी को एलिमेंट, जितने भी हमारे तत्व थे, उन सबको प्रतीक में बदल दिया। मतलब मैग्नीशियम को Mg लिखा, ऑक्सीजन को O से लिखा, और कार्बन को C से लिखा, नाइट्रोजन को N से लिखा, ऐसे करके सब लिख डालो उन्होंने। अभी टोटल कितने वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम में कितने एलिमेंट हैं टोटल, 118, 118 तत्व हैं हमारी पूरे अभी तक जो मिल चुके हैं। 118 तत्व हम लोगों को अभी तक मिल चुके हैं वर्तमान समय में, ठीक है ना।
118 तत्वों को उन्होंने क्या किया, उसमें डिस्क्राइब कर लिया, प्रतीक और सूत्र में लिख दिया, प्रतीक में लिख दिया, उनका संकेत लिख दिया कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को पूरा मत लिखो हिंदी में, हाइड्रोजन को पूरा बड़ा मत लिखो, हा पे डंडा डाड कुछ नहीं करो, एच बना लो। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ना पे डंडा छोटी कुछ नहीं, नाइट्रोजन की जगह एन बना दो। ये किया साइंटिस्ट लोगों ने। अब वो जो बार बार रिएक्शंस लिखनी पड़ रही थी वो आसानी से लिख जाएगी, छोटी जगह में लिख जाएगी, काम जल्दी होगा ना। इसी चीज को प्रतीक बोलते हैं, मतलब किसी चीज को उस फॉर्म में लिखना, किसी शब्द को उसमें लिख देना, लेटर में लिख देना, क्या हो गया, प्रतीक हो गया। मैग्नीशियम को Mg लिख दिया, ये इसका प्रतीक हो गया, मैग्नीशियम को Mg लिख दिया, ये इसका प्रतीक हो गया। ऑक्सीजन को O लिख दिया, O2 लिख दिया, मतलब ऑक्सीजन का ये प्रतीक हो गया। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये फॉर्मूला हो गया मैग्नीशियम, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट मिल गए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिले, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिले तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सूत्र हो गया, ये प्रतीक है, ये मैग्नीशियम प्रतीक है Mg, क्योंकि ये सिंगल है, मैग्नीशियम अकेला है, यहाँ पे मैग्नीशियम अकेला था तो Mg लिख दिया, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्साइड दोनों हैं तो इसलिए हमने सूत्र बन गया ये MgO। समझ में आया? तो सूत्र और प्रतीक समझ में आए, यानी कि अब हमें ये डेफिनेशन बहुत आसान हो गई कि सर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पाद को प्रतीक एवं सूत्रों में दिखाना ही या निरूपित करने की विधि को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आ गया? मतलब ये जो समीकरण थी, जो हिंदी में इतनी बड़ी समीकरण लिख रखी थी, इतनी बड़ी जो आपको दिख रही थी, अगर आप इसी को प्रतीक और सूत्र में लिख देंगे, बहुत आसानी से लिख जाएगी और कम टाइम में लिख जाएगी। अगर आपसे ये 10 बार लिखाई जाए आप रो जाओगे, लेकिन आपसे ये 15 बार लिखा दी जाए आप नहीं रोगे। क्यों? क्योंकि ये लिखना, यहाँ मैग्नीशियम को इतना बड़ा लिखना पड़ रहा था, माँ बना रहा था ऊपर 2 मात्रा, नहीं सीधे Mg लिख दिया, बन गई। समझ में आया? तो ये जो हमारी तैयार हो गई रिएक्शन, ये जो हमारी प्रतीक और सूत्र में मैंने जो रिएक्शन लिख दी है, ये हमारी क्या है, यही हमारी है रासायनिक समीकरण। यह हमारी क्या बोली जाएगी, रासायनिक समीकरण। ये हमारी रासायनिक समीकरण तैयार हो गई। मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये 2 क्यों लिखा है, ये 2 यहाँ पे क्यों लिखा है, वो भी हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में सीखने वाले हैं। यहाँ पे ये 2 क्यों लिखा है, ये 2 क्यों लिखा हुआ है, ये बैलेंस की है, अभिक्रिया को बैलेंस किया। मतलब अगर यहाँ मैग्नीशियम 2 है तो यहाँ भी 2 होने चाहिए, ऑक्सीजन अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 होने चाहिए। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो अभी हम आगे आपको बताएंगे। अभी आप ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे। ये क्या लिखे हुए हैं सर, SGS, सुनो इधर, ये S है, ये S का मतलब है सॉलिड, ठोस, क्योंकि मैग्नीशियम का आपने प्रैक्टिकल में देखा था, मैंने मैग्नीशियम का तार जो लिया था वो ठोस ही तो था। ठोस के लिए हम लोग सॉलिड लिखते हैं, सॉलिड के लिए S उठा लेते हैं। तो यहाँ पे आपने अगर S लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, तो जो भी इंसान होगा वो समझ जाएगा कि जो मैग्नीशियम है वो कैसी स्टेट में, कौन सी अवस्था में, ठोस में। ऑक्सीजन के आगे G लिखा है, ऑक्सीजन G, रजत G, ऐसा कुछ नहीं है, शर्मा G, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास G इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे G प्रतीक है। G क्या बता रहा है, गैस है। ऑक्सीजन किस स्टेट में, गैस अवस्था में। ये आप समझ ही गए होंगे। फिर तो S का मतलब यहाँ पे भी क्या है, सॉलिड है। मतलब ये MgO जो हमें प्राप्त हुआ था सफेद पाउडर, वो हमारा कैसा था, ठोस ही तो था, इसलिए हमने S लिख दिया, सॉलिड। ये रासायनिक समीकरण तैयार हो गई। आप पेपर में इतना लिखेंगे टीचर बहुत खुश हो जाएगा आपसे, अच्छे से नंबर देगा आपको। समझ में आएगा? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, बहुत आसानी से बता लेंगे। रासायनिक समीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पादों को प्रतीकों एवं सूत्रों में निरूपित करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। आगे बढ़े। हर एक चीज में हम टाइम लगा रहे हैं, हमें पता है हर एक चीज को मैं टाइम ले करके पढ़ा रहा। अभी बहुत टाइम है अपने पास, छुट्टियां पड़ी हुई है पूरी, ठीक है ना। फिर तो जुलाई से तो पढ़ाई स्टार्ट हो गई। आपको धीरे धीरे लेके चलना है। एक तो छुट्टियों के टाइम है, मन ज्यादा पढ़ने में नहीं लगता होगा, इसलिए थोड़ा धीमे धीमे भी चलना है और सिखाते हुए चलना है। मेरी कोशिश यही है आपको क्लास में ही आपको याद करा दें। बार बार बोलने का मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि आप साथ ही साथ याद करते हुए चलें। बार बार सुनेंगे एक ही चीज को, बार बार सुनेंगे, रिएक्शन अब
याद हो गई होगी, याद नहीं करनी है, याद हो गई कि मैग्नीशियम को सर ने इतनी बार बता दिया, इतनी बार बता दिया, मेरे कान कंटाल गए कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इतनी बार बता चुके सर, मेरे कान का जो गंदगी है मेरे कान के अंदर वो भी तो बाहर आ गई है। समझ में आ रहा है? तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, मेरी वीडियो को बस फोकस के साथ सुनते रहो, देखते रहो, ऐसे याद हो जाएगा। इतनी बार मैं बोल दूंगा, एक दो बार आप रिवीजन कर लेना, एक दो बार नोट डाउन कर लेना, याद हो जाएगा। आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। ये हमारी क्या है, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। मतलब अभी हमने रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं वो समझा, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं वो जाना। अब हम क्या जानने वाले हैं, हम ये जानने वाले हैं रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि क्या है। यहाँ पे लिखने की विधि तो कह रहा था, अब ये लिखने की विधि कैसे है, रासायनिक समीकरण सर हम कैसे लिखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कैसे लिखी जाती है। तो बस हमारी नेक्स्ट हेडिंग ही वही है कि रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, रासायनिक समीकरणों को लिखते कहते हैं। सीखेंगे आप सभी लोग, एक्साइटेड है सीखने के लिए, आज ही सिखाने वाले हैं रासायनिक समीकरणों को लिखते कैसे हैं, रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं। पहले रूल्स बताएंगे, नियम बताएंगे, एक एक नियम को अच्छे से समझेंगे। समझ में आ रहा है? पहले नियम जान लेते हैं, रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि क्या है। तो देखो पहला हमारी क्या है, पहला इसमें मेथड क्या है, अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के नाम, अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पादों के नाम तथा रासायनिक सूत्र पता होने चाहिए। मतलब अगर आपको रासायनिक समीकरण लिखना है तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो अभिकारक जो उत्पाद है, अभिकारक और उत्पाद है उनके नाम पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है तो इसका नाम पता होना चाहिए, इसे क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम बोलते हैं। Mg लिखा हुआ तो इसे क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम बोलते हैं। O2 लिखा हुआ तो इसे ऑक्सीजन बोलते हैं। तो आपको रासायनिक समीकरण लिखने के लिए ये तो पता होना चाहिए ना, ये तो पता होना चाहिए। आप हमसे दोस्ती करेंगे, आप अपने किसी अन्य दोस्त से दोस्ती करेंगे तो दोस्ती करने से पहले आप उसका नाम तो जानेंगे ना कि भाई उसका नाम क्या है नाम उसका। सबसे पहले आपका यही क्वेश्चन पुटअप होगा, और भाई आपका शुभ नाम क्या है, और बहन आपका शुभ नाम क्या है, आपका शुभ नाम क्या है। पहले आप नाम जानने की जिज्ञासा करेंगे, आप सामने वाले का नाम जानेंगे, सामने वाला क्लास जानेंगे, क्या काम करता है वो, कैसे पढ़ाई करता है, ये सब तो जानेंगे। तो हमें बेसिक नॉलेज चाहिए ना सामने वाले की, तभी तो हम दोस्ती कर पाएंगे। तो हमें अगर रासायनिक समीकरण लिखना है तो उसकी बेसिक बात तो पता होनी चाहिए। तो क्या कह रहा हमसे, अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के नाम व रासायनिक सूत्र पता होने चाहिए। जैसे अभी आपने Mg लिखा है, भाई ये आप कब लिख पाएंगे, जब आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, ये पता होना चाहिए। रासायनिक सूत्र भी पता होना चाहिए। मैग्नीशियम ऑक्साइड सर सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपको पता नहीं होगा तो आप अटक जाएंगे, तो वहीं गाड़ी आपकी क्या हो जाएगी, लटक जाएगी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपको सूत्र भी पता होना चाहिए। तो रासायनिक सूत्र पता होने चाहिए। रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, एक तो सूत्र पता होना चाहिए, रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए, और अभिकारक एवं उत्पाद के नाम पता होने चाहिए। पहला समझ में आ गया, पहला पॉइंट समझ में आया। रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की विधि हम लोग सीख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया को लिखने की विधि सीख रहे हैं, उसमें पहला पॉइंट आपके समझ में आ गया। आगे मूव करें, सेकंड पॉइंट देखें, आप एक बार देख लो फिर नेक्स्ट मूव करते हैं।